काम किए हैं जो स्टूडेंट करते हैं। हथियार डाल देते हैं बीवियों के सामने, डाल देना ही बेहतर है, यही समझदारी है। आपने अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल किया? कामयाबी का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है हम ज़राअत के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहे होते हैं कि हमारे फार्मर की लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, कास्ट भी अच्छी होती है, प्राइस आपको नहीं मिल रहे होते। जो हमारी मंडियों का निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ और आपके साथ आपकी मेज़बान जरनाज गुल खुश आमदीद कहती है। नाज़रीन, हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक नई शख्सियत शामिल होती है और आज जो शख्सियत शामिल प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ। नहायत कामयाब शख्सियत, नहायत कामयाब बिजनेसमैन, तरक्की की मनाजिल को स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता तय करते हुए आज बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही कामयाब शख्सियत सईद कुलाची। बाकी उनकी कामयाब जिंदगी के हवाले में उनसे ही बात करते हैं, वो अपने बारे में खुद बताएंगे। मेरे साथ रहिएगा, आइए। नाज़रीन, जिस मेहमान शख्सियत के बारे में मैंने आपको बताया, सईद कुलाची जनरल मैनेजर R&D याकूब ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। आगे इनकी बात इन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कुछ आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। सईद साहब, ये बताइएगा आपका नाम किसने रखा? नाम तो डेफिनेट वालदैन ने रखा होगा। अच्छा, इसका मायने क्या है? खुशी। खुशी, कुलाची का मतलब खुशी है। नहीं, कुलाची तो हमारी कास्ट है, बलोच की सब कास्ट है। अच्छा, लेकिन नाम जो मेरा है पूरा वो है सईदुर रहमान। इंडस्ट्री में मुझे जानते हैं सईद कुलाची के नाम से ना। जो रहमान भी बड़ा प्यारा नाम था, कुलाची में कन्वर्ट क्यों हुआ? ये बस कह सकते हैं कि नाम आपने इसकी हाँ जी, इसकी इसी वजह से ऐड हुआ है, बाकी कोई इसमें कोई खास तो नहीं। ये आपने अपनी मर्जी से कहा, आपकी इंटेंशन थी कि लोगों का प्यार मोहब्बत के उन्होंने सिर्फ कुलाची के नाम से ही याद रखा? ये लोगों की प्यार है सर, लोगों का प्यार और लोगों का जो है ना जी अपनापन है कि उन्होंने मुझे जो है ना जी कुलाची के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। लोग माँ बाप को ज्यादा प्यार कर देने उनका नाम स्किप हो गया। देखें, माँ बाप भी प्यार करते हैं, लोगों का भी बड़ा प्यार होता है। माशाल्लाह से आप एक रिजनेबल और खुश मिजाज इंसान हैं। तो अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक करें और आपके बचपन की तरफ जाएं, अगर शुरुआत हम आपके कैरियर से बचपन से करते हैं, यहाँ पर पहुँचने से पहले थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ और बचपन को डिस्कस कर लिया जाए कि आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है, आपका जो तालीमी कैरियर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी तालीम भी आपके इस शोबे से रेलिवेंट थी, मतलब ज़राअत के हवाले से ही आपने तालीम हासिल की? देखें जी, तालीम तो जो है, क्योंकि मेरे वालिद का पेशा काश्तकारी था, तो हमारी आबा व अजदाद से ही काश्तकारी हो रही थी, तो लिहाजा इंटरेस्ट तो शुरू से ही था मुझे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जैसे शुरू तालीम होती है तो उस वक्त तो कोई पता नहीं होता कि आप कहाँ जाएंगे। जैसे शऊर में आता है बंदा, तो मेरा इंटरेस्ट यही था कि मैं ज़राअत के मुतल्लिक ही अपने आप को करूं और ज़राअत में ही नाम पैदा करूं। तो मेरी एजुकेशन, जहाँ तक कहते हैं कि इब्तदाई एजुकेशन मेरी जो कह सकते हैं तहसील कोट अदो का एक छोटा सा है इलाका, रियाज़ाबाद चौक सरवर शीट से थोड़ा सा आगे करके, बेसिकली तो हम वहाँ से हैं, ज़मीनें भी हमारी वहीं पे हैं। वहाँ से मिडल करने के बाद फिर डीजी खान शिफ्ट हुए भाई के पास। भाई उस वक्त एट दैट टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वहाँ मेरी मैट्रिक हुई। मैट्रिक के बाद एफएससी मेरी मुल्तान से, और एफएससी के बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से की। और उसी दौरान मैंने फिर अपना कह सकते हैं कि एमबीए भी, ये मास्टर जो किया वो एमबीए में मार्केटिंग में, ये भी मैंने किया। उसके बाद मैंने ये जॉब स्टार्ट की। जितने सिंपल तरीके से और सादे तरीके से संजीदगी से आपने बताया अपना तालीमी करियर, तो क्या इतने ही संजीदगी और शराफत से और इतनी उससे आपकी लाइफ गुजरी भी है, स्टूडेंट लाइफ? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मेरी जो स्टूडेंट लाइफ जो है ना, कोई मैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टूडेंट नहीं था। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह है कि शुरू से ही मेरा ये शौक़ रहा है, स्पीच का शौक़ रहा है मुझे शुरू से ही, जो मुझे अभी तक याद है कि क्योंकि वो देहाती किस्म का एक स्कूल था जहाँ पे मेरी पहली स्पीच हुई थी
ईद मिलादुल नबी पे, तो मुझे अभी तक याद है किसी ट्रैक्टर और ट्राली पे खड़े होके मैंने वो स्पीच की, और मुझे एक एक लम्हा याद है अभी तक। स्टूडेंट लाइफ में और क्या मसरूफियात और शौक थे आपके, क्या दिलचस्पियाँ थी? देखें, स्टूडेंट पे तो मैंने कोई वो काम, आप लड़खड़ा रहे हैं, कुछ और वजह तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लड़खड़ा रहे, मैंने वो सारे काम किए हैं जो स्टूडेंट करते हैं। ये भी आपके घर देखना है प्रोग्राम, शाक देखें, मैं कोई वो गलत थोड़ी बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। कहा जाए उन कामों पे रोशनी डालें। हाँ देखें, वहाँ पे ये जो अदबी ये होते थे, अपना कुछ ड्रामे होते रहे हैं, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, कोई मुशायरे होते रहे उसमें भी पार्टिसिपेट किया, खेलें होती थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया। यानी कि जो स्टूडेंट लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने किसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। तो ये ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद हो, जिसे सोच के आज भी आप महसूस होते हो? महसूस तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का इसके महसूस होने वाला कोई वाकया हो, लेकिन बहरहाल तमाम पार्टिसिपेशन रही है मेरी स्टूडेंट लाइफ में। जितनी भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो मैंने भी वहाँ पे भरपूर किया है। स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हम्बल थे या बहुत लड़ाके किस्म के, गुस्से वाले, जिद्दी और कुछ बर्दाश्त ना करना, हुक्मरानी तबीयत रखना? नहीं, मैं हमेशा से हम्बल रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं की, और ना ही मैं जो है ना जी अभी मेरी जो है ना मैरिड लाइफ है, आज तक मैं अपनी घर वालों से भी नहीं लड़ा। और मैं ऑफिस में भी जिन जिन ऑफिस में काम किया है, जिस स्टेज पे किया है, आज तक कह सकते हैं कि बहुत छोटे लेवल के एम्प्लॉइज़ से लेके हाई लेवल एम्प्लॉइज़ तक मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार है, हम्बल रहा है। मैं कभी गुस्सा नहीं करता। तो बताइएगा, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज थी? ये 100% अरेंज मैरिज है। इतना आपने दबाव देके क्यों कहा? मैंने वैसे भी यकीन कर लेना। देखें, यकीन कराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना फिर। अच्छा ये बताइए, घर में हुक्मरानी किसकी है? देखिए 50-50 चलती है, मियाना रवि पे चल रहे हैं, तो आज तक लड़ाई नहीं हुई हमारी। तो इसकी वजह क्या है कि लड़ाई ही नहीं हुई? आपका कंप्रोमाइज या वाइफ कंप्रोमाइज करती है? ये बाई चांस होता है, वरना तो कोई कंप्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकता होता। अगर दोनों ही तेज़ हों तो मेरे ख्याल में कोई कंट्रोलेबल नहीं होता, उसको कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ हम कह देते हैं कि जनाब मैं बड़ा हम्बल था, मैंने छोड़ दिया, ये नेचर है। उनकी नेचर भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी गलती इंसान है, हो जाती है, ये तो नहीं है, घर में गलतियाँ भी हो जाती हैं, और हमारे थोड़ी सी तासुकलामी भी हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि उसको इग्नोर किस तरह करना है। हम एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं, थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो जाते हैं। घर में सल्तनत का बादशाह औरत को क्यों समझा जाता है? कई मर्द हथियार डाल देते हैं बीवियों के सामने। डाल देना ही बेहतर है, यही समझदारी है। इसकी वजह क्या है? इससे लड़ाई नहीं होती, घर खुश रहता है, क्योंकि औरत का एक बुनियादी थिंकिंग होती है कि वो चाहती है कि मेरी हुक्मरानी रहे। लेकिन क्या आप समझते नहीं कि मर्द जाहिर ये करता है कि औरत की हुक्मरानी है, दर हकीकत हो ही वो रहा होता है जो मर्द चाह रहे होते हैं? तो क्या हमें धोखे में नहीं रखा हुआ? नहीं, यही तो फार्मूला है। ये सियासत है ना फिर? नहीं, सियासत नहीं, ये कामयाबी का फार्मूला है, ये एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने का फार्मूला। अच्छा, थोड़ा सा आपके करियर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, माशाल्लाह से आप बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमने सुना है एक कामयाब मर्द के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, लेकिन देखें कामयाब ये 100% तो नहीं कह सकते, कुछ हद तक कह सकते हैं। देखें कामयाबी का अगर राज देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जो कामयाब करती हैं इंसान को। अगर कोई भी इंसान है, कामयाबी के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। मैं आपको बड़ा वाज़ेह बताता हूँ कि कामयाबी के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो है ना, वो आपकी सिंसेरिटी है, मुखलिसपन, खलूस। जो भी काम आप करें खलूस नीयत से करें। दूसरा जो है ना, देखें अल्लाह पाक मौका सबको देता है, कभी भी नहीं हुआ, ये कभी भी नहीं होता जो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो कोई कह दे कि मुझे मौका नहीं मिला, ये गलत है। मौका अल्लाह पाक सबको देता है। जो अवेल कर लेता है वो सक्सेसफुल इंसान होता है, जो अवेल नहीं कर सकता तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। वो फिर कोसता है कि जी मैं अगर ये मेरे पास होता तो मैं ये कर लेता। मतलब उस मुहावरे की कोई हकीकत नहीं है कि कामयाबी के पीछे औरत का राज है? कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन नाकाम मर्द के पीछे कितनी औरतों का हाथ होता है? एक का या कई का? वो सारी औरतों का हाथ होता है। नाकाम भी उसकी अपनी वजूहत की वजह से है, औरतों का कोई वो नहीं है। देखें वो भी, औरत भी एक जो है ना माशरे का हिस्सा है, काबिल एहतराम है वो हमारे लिए।
उनकी इज़्ज़त करना हम पे लाजिम है, हमें करनी चाहिए। लेकिन यह है कि नाकामी की वजह भी इंसान खुद ही होता है, जो अवेल नहीं करता। जो अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता है वही कामयाब होता है, जो नहीं कर सकता वो नाकाम होता है। आपने अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल किया, थोड़ा सा करियर के बारे में बताएं, कहाँ से आगाज़ किया और यहाँ तक का सफ़र? हाँ जी, देखें, स्टार्ट मैंने जो है ना जॉब का किया 99 से। एक इंश्योरेंस कंपनी थी कमर्शियल यूनियन, उससे मैंने शुरू किया। क्योंकि एमबीए में मेरा थीसिस जो था वो, क्योंकि मैनेजमेंट साइंस मार्केटिंग थी, वो इंश्योरेंस पे था, तो वहाँ मैं कुछ अर्सा वहाँ थीसिस लिखने के बाद जॉब भी वहीं शुरू कर दी। उन्होंने मुझे ट्रेंड किया, बोलने के लिए सिखाया, मुझे प्रेजेंटेशन का तरीका सिखाया, मुझे ड्रेसिंग का तरीका सिखाया। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त ली, जिससे आज मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बेस उन्होंने बनाई आप? बेस बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मैं एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 98 में, और 98 टू 2000 तक मेरी रही है मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए मार्केटिंग। उसके बाद मैंने जॉब शुरू की एज ए टेक्निकल सेल ऑफिसर मेलसी, और तकरीबन 1.5 साल मैंने मेलसी में काम किया एज ए टेक्निकल सेल ऑफिसर। उसके बाद अगर देखें तो फिर मेरी प्रमोशन हुई, मैं डीजी खान चला गया एज ए जोनल मैनेजर। उसके बाद की अगर लाइफ देखें तो मेरा टर्निंग पॉइंट था, सेल से निकल के मैं डेवलपमेंट में आ गया। कोई 3-1 साल मैंने डेवलपमेंट में काम का किया। फैसला था या वक्त के साथ? नहीं, मेरी एक्चुअली फ़ैसला हमारे जो कंपनी के एट दैट टाइम बॉस थे ना, उनका था। वो क्यों था, इसकी एक रीज़न होती है। देखिए, बॉस जो बिज़नेस कर रहा होता है वो उसे भी पता होता है, क्योंकि मेरी टेक्निकल नॉलेज मेरा बड़ा स्ट्रांग था, बोलने की सलाहियत बहुत बेहतर थी, किसानों को जो है ना रहनुमाई देने की सलाहियत वो बहुत अच्छी थी। उनको फीडबैक आया, उन्होंने कहा क्यों ना इसको सेल से करके हम डेवलपमेंट में कर दें। लिहाजा उन्होंने मुझे जो है डेवलपमेंट में किया। डेवलपमेंट में काम के बाद फिर मुझे एज ए टेक्निकल मैनेजर, मैं तकरीबन कोई 5.5 साल एक इदारे में रहा हूँ, तो बड़ा एक्सपोजर हुआ मेरा। और मैंने उस वक्त मेरी कह सकते हैं लाइफ का बिल्कुल पीक जाने के लिए, बिल्कुल जैसे परवाज़ कहते हैं ना, रेडी हो गई। उस दौरान मेरी रेडी हुई, क्योंकि उस दौरान मैंने मेहनत बहुत की है। लोग कहते हैं ना कि मेहनत के बगैर लोग पहुंच जाते हैं, लक होती है। देखें, लक उसी की होती है जो मेहनत करता है। ये नहीं हो सकता कि लक ऐसे ही चलती हुई आके आ जाए, लक के मैं लक हूँ तो आपके साथ हूँ तो आप चलें, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस वक्त मैं कह सकते हैं कि 14-15 घंटे भी ऑफिस में बैठ के काम किए, और उसी की आज मैं कह सकते हैं कि सिले पे आज मैं स्टेज पे बैठा हूँ। तो वहाँ उस कंपनी के बाद टेक्निकल मैनेजर मैं रहा हूँ 5.5 साल। उसके बाद मैं इंपोर्ट और टेक्निकल एक और एडिशन हुआ, यानी कि पहले सेल से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से टेक्निकल, टेक्निकल के साथ फिर मेरा जो है ना इंपोर्ट ऐड हुआ। उसके बाद मैं कोई कह सकते हैं कि 4-1 साल मैं एज ए इंपोर्ट और टेक्निकल मैनेजर रहा। इसके बाद मैं चाइनीज़ कंपनी में चला गया एज ए बिज़नेस मैनेजर, और चाइनीज़ का पार्टनर भी रहा हूँ। पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट किया था उन्होंने, और कह सकते हैं कि बिज़नेस मैनेजर, ये इधर से हट के मैं नेशनल लेवल पे, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि इधर से फिर मेरी डायरेक्शन तब्दील हुई एज ए बिज़नेस मैनेजर। बिज़नेस मैनेजर के बाद अगर देखें तो उसके बाद जनरल मैनेजर में रहा एक नेशनल कंपनी में, कोई 3 साल लाहौर में रहा हूँ, लाहौर में जॉब की है। लाहौर के बाद अब कहते हैं 7वां साल है कि मैं एज ए जनरल मैनेजर R&D अपना यकूब ग्रुप में। सही साहब, माशाल्लाह से इतनी कामयाब ज़िंदगी गुजारी। क्या आप समझते हैं कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ रूल्स, कुछ कानून होते हैं जिन पर पैरा होकर हम कामयाब इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल सही है। देखें, हर कामयाबी के प्रिंसिपल होते हैं। कामयाब तो बंदा विदाउट प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं हो सकता। देखें, सबसे पहले जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपको सिंसेरिटी होना बड़ी ज़रूरी है। ये आप सिंसेयर नहीं है अपनी जॉब के साथ, अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। अगर अपने कोई ऐसा बंदा मुझे आज तक नज़र नहीं आया कामयाब आदमी जो इस प्रिंसिपल से हट के काम कर रहा हो। वो हमने देखा बहुत बड़े बड़े टाइकॉन जो सिंसियर नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जो फ्रॉड ऑफ किंग है, किंग ऑफ फ्रॉड है, वो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं सर, देखें, वो कामयाब ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आती है, फॉर टाइम बीइंग नज़र आएगी, लॉन्ग ड्यूरेशन उनकी नहीं होती।
लॉन्ग ड्यूरेशन जो लॉन्ग लाइफ कहते हैं आपकी कामयाबी, वो ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है। उसके बाद एक कामयाबी का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि वो है आपकी फोकसिंग। आप अपने काम पे फोकस रखें, आप पैरेलल चीज़ों की या साइड वाली चीज़ों पे नज़र मत रखें, अपने काम को प्रायोरिटी दें। ये कामयाबी का बहुत बड़ा राज है। जिस तरह कहते हैं ना लेज़र फोकसिंग भी कहते हैं इसे टेक्निकली ना। लेज़र फोकसिंग आपकी यही है कि आपका जो काम है आपकी फोकस वहीं पे होना चाहिए। इधर इधर की जितनी भी हैं वो सेकेंडरी हो सकती है, प्राइमरी नहीं हो सकती। प्राइमरी आपकी वही रहेगी जो आपकी जॉब है। ये फोकसिंग के बाद आपकी होती है मैनेजमेंट। फिर अपने आप को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है, फैमिली को मैनेज करना है और अपनी ग्रोथ को भी मैनेज करना है। ये फिर आगे उसकी जो है ना ये आगे इससे ग्रोथ बढ़ती जाती है। कामयाब जिंदगी में आप क्या समझते हैं, वालिदैन के अलावा, फैमिली के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले किया होता है, वो हमें याद भी रह जाते हैं, जिनको कोई गर्ज नहीं होती, जिनको आपकी ज़ात से कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं जी। देखें इंसान इसी मुआशरे में रहता है ना जी। इस मुआशरे में बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं कि जो बेलौस खिदमत कर रहे होते हैं। वो मेरे साथ भी काफ़ी कुलीग ऐसे रहे हैं, मेरे बॉसेस भी काफ़ी सारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे एक्स्ट्रा जाके सपोर्ट किया, जिससे मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल होते हैं। ज़राअत के हवाले से थोड़ा सा आपके प्रोफेशन के हवाले से भी बात करते हैं। ज़राअत एग्रीकल्चर या ज़राअत किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन हमारी ज़राअत, हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद भी हम ज़राअत के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या वजह है, क्या पस मंज़र है, क्या? देखें जी, इसमें सबसे जो मेन वजह है वो लैंड होल्डिंग है कि हमारे फार्मर की लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। लेकिन यानी कि कह सकते हैं कि चंद % ऐसे हैं जो 12 एकड़ से ऊपर वाले हैं। बाकी सारे जो है ना जी कम एकरेज वाली फार्मिंग कम्युनिटी है, जिससे वो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने में उनके लिए बहुत मसाइल है। और इतनी छोटी लैंड होल्डिंग वाला टेक्नोलॉजी ले ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी रीज़न ये है। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल में हर्डल्स यही हैं कि लैंड छोटी है किसान की। लैंड छोटी है, बिल्कुल। इसमें एक ये भी है और दूसरी एक वजह और भी होती है कि हमारे किसान को जो पैदावार होती है, जो प्रोडक्शन होती है, उसका प्राइस अकॉर्डिंग टू जो कह सकते हैं कि एक्सपेंस इनपुट के हिसाब से आउटपुट की प्राइस वो नहीं मिलती। यानी पैदावार अच्छी होती है, काश्त भी अच्छी होती है, प्राइस आपको नहीं मिल रहे होते, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्यों? देखिए, इसमें मिडल मैन का बहुत बड़ा रोल है। मिडल मैन ये आड़ती जिसे हम बोलते हैं, आड़ती हो गए या मंडियाँ हो गई हमारी, ये किसान को तो बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। और मेरे अपने ज़ाती ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे 24 ईयर हो गए इस फील्ड से वाबस्ता, नेशनल और इंटरनेशनल मूव देखते हुए, काम करते हुए। तो मुझे तो जो सबसे बड़ी रीज़न आई है पाकिस्तान में वो है ये हमारा मार्केटिंग का जो शोबा है, जो हमारे आर्थिज़म है, जो हमारी मंडियों का निज़ाम है, वो किसान को उसकी प्राइस कम जो मेहनत का मुआवजा बिल्कुल नहीं देते। सही साहब, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो मिडल मैन है, जो आड़ती हैं, वो एक माफिया है जो फार्मर को खुशहाल नहीं होने देता। तो इन माफियाज के खिलाफ कोई इकदाम नहीं है आपकी नज़र में? कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं है कि किसान को इससे निजात मिल सके? देखिए, इसका हल तो सिर्फ़ और सिर्फ यही है ना, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंडस्ट्री लगा सकती है ताकि किसान डायरेक्ट अपनी पैदावार, अपनी प्रोडक्शन को इंडस्ट्री तक पहुंचा सके। जब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, सपोज़ मैं आपको कहता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि आती है टमाटर की, कभी हमें मिल रहे होते हैं 300 पर केजी, 300 रुपये किलो मिल रहे होते हैं, कभी वही 5-6 रुपये किलो मिल रहे होते हैं। और कभी ये होता है कि फार्मर उसे तोड़ने के बाद रोडों पे फेंक रहा होता है। इसी तरह आलू के मतलब भी यही होता है। देखिए, हमारे पास इंडस्ट्री उस किस्म की नहीं है कि फार्मर हमारा चलो क्या करेगा, स्टॉक तो नहीं कर सकता वो। फार्मर स्टॉक जब नहीं कर सकेगा तो डेफिनेट मंडी में जाएगा, और मंडी में जो उसको प्राइस मिलेगी तो आपको पता ही है कि वो फिर उसकी तो कास्ट क्या, तो उसको तो कुछ भी पूरा नहीं होता। सब फार्मर्स की हर्डल्स और मसाइल के बारे में अगर बात की जाए तो बेशुमार है। उसके हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगी कि बिजली के बिल, जो मेन इशू आ रहा है, बिजली के यूनिट में इजाफा हो गया। जो मेन इशू आ रहा है, आपके पास पानी नहीं है, आपाशी के लिए उसको पानी भी तो चाहिए ना, उसके लिए ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं। इसके अलावा भी अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, इस पर आपने रोशनी डाली थी बड़ा तफसील से, बड़ा अच्छा आपने बताया
कि जो किसान है उसको मसाइल कौन कौन से हैं, इन मसाइल के अलावा भी? किसान को तो देखें, बिजली का बहुत बड़ा मसला है, इनपुट्स खाद का बड़ा मसला रहा है, आपके सामने है कि खाद अवेल नहीं थी। वही फर्टिलाइज़र जो गवर्नमेंट में 3,000 या 3,500 रेट किया हुआ था, आज वही यूरिया 5,000 में भी नहीं मिल रही। अगर मिल रही है किसी जगह पे तो वो शायद वो खालिस नहीं है इस तरह की। डीएपी का इसी तरह का मसाइल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ना सिर्फ उसका प्रोडक्शन का मुआवजा, बल्कि इनपुट्स लेने में भी उसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बड़े वाज़ेह बता दूं, तारीख बिल्कुल गवाह है इस चीज़ की कि जो पेस्टिसाइड का सेक्टर है ना, इसमें क्योंकि ओपन किया गया है, इधर बहुत सारे कंपटीशन में कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां अवेलेबल हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पिछले कोई 15 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं। फार्मर को कभी ये नहीं हुआ कि कभी उसको पेस्टिसाइड में मिलने में रुकावट आई हो। उसकी वजह यही होती है कि क्योंकि कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं, इधर कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो किसान को बेहतर चीज़ मिलेगी। देखिए, फर्टिलाइज़र ना मिलने की वजह यही है कि वही 2 या 3 बड़े ग्रुप हैं। अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो ठीक है मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। या रेट प्राइस वार में जो उनकी कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से वो रेट देंगे। ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए जदीद काश्तकार और मशीनरी का जो इस्तेमाल है वो भी काफ़ी अहमियत रखता है, लेकिन हमारा काश्तकार उस तरफ नहीं आ सक रहा। उसकी भी आपने वजह बताई कि उसके पास ज़मीन कम है। उसके लिए क्या सलूशन? देखिए, इसका एक बेहतरीन हल है कारपोरेट फार्मिंग ना, मिल के फार्मिंग करें। देखें, जिससे आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकेंगे, बजाय इसके कि वो 2 एकड़ का फार्मर है या 3 एकड़ का फार्मर है, वो क्या लगा सकेगा। उसका तो सरमाया, उसके बच्चे भी हैं, उसकी फैमिली भी है, उसने उनको भी पालना है। वो तो इस चक्कर में रह जाता है कि ये फसल हो, मेरे घर के खाने के गंदम पूरी हो जाए, उसके अलावा बाकी देखता है कि मैंने क्या क्या करना है, वो उस पर पूरी नहीं होती उसकी। क्योंकि समझते हैं किसानों में यूनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। किसानों में यूनिटी होगी तो वो कारपोरेट फार्मिंग कर सकेंगे, उसमें यूनिटी। आपको पता है इनका माहौल तो ऐसे ही कि पानी पीने पिलाने पे भी झगड़ा हो जाता है, तो यूनिटी कैसे हो सकती है? हाँ, ये एक है, ये बिल्कुल बात है। लेकिन अगर किसान अगर कारपोरेट नहीं भी कर सकते तो वो तो कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट तो कर सकती है ना। गवर्नमेंट पूरी लैंड होल्डिंग अपने पास रख के ले और किसान को मुआवजा दे। या इधर भी नहीं होता, अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो फॉरेन कंट्री की तरफ से बड़ी ओपन ऑफर है। इवन हमारे हमसाया मुल्क चाइना की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है फार्मर को कि मुझे कारपोरेट फार्मिंग के लिए दे दें। अगर इनसे नहीं होती तो कारपोरेट फार्मिंग पे आ दें, किसी और मुल्क को दे दें। ऐसे ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए किसान जो है वो किस तरीके के इकदाम करें, इसके लिए क्या तरबियत या आगाही प्रोग्राम आपकी तरफ से, क्या इकदाम? किसान की बेहतरी के लिए तो देखें, हमारा जितना भी इदारे हैं और चाहे गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश तो करती है, चाहे वो कितनी हद तक सक्सेसफुल होती है। और प्राइवेट सेक्टर, सबसे बड़ा हाथ इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का है। गवर्नमेंट के पास इतने एम्प्लॉइज़ नहीं है कि वो हर फार्मर के पास जा के वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी, वो मेथड, वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उनको बता सकें। ये प्राइवेट सेक्टर ही है कि सैकड़ों हमारे पास जो है ना जी एग्री ग्रेजुएट हैं जो भरपूर तरीके से जाके किसान की रहनुमाई कर रहे हैं। और हर कोई ऐसा पाकिस्तान का कोना नहीं है जहाँ पे हमारे एग्री ग्रेजुएट और कंपनियों के मुलाजमीन जाके उनको गाइड ना कर रहे हों। और गाइड करने से ही बेहतरी आती है। देखें, वो मसाइल जो किसान हल नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट लेवल पे लेने वाले हैं, वो तो गवर्नमेंट कर सकती है ना। और जो प्रोडक्शन के हवाले से है या छोटे मोटे मसाइल हैं या पैदावार बेहतर लेने के मसाइल हैं, वो तो साफ ज़ाहिर है हमारी गाइडेंस और हमारी कंपनियों की, हमारी ज़राई ग्रेजुएट की बहुत बड़ी खिदमत है। अपने किसान को कोई मैसेज? देखिए, किसानों के लिए सबसे अहम तरीन मैसेज मेरा यही है कि वो अपनी फसल को बिल्कुल फोकस करें, इग्नोर मत करें। देखें, बाज़ हमारे फार्मिंग कम्युनिटी में देखा गया है कि वो जो है ना जी बहुत कम तवज्जो देते हैं उस पर। देखें, वो आपकी मेहनत का सिला है। मेहनत तो तब मिलती है ना जब आप इस पर मेहनत करेंगे तो आपको आउटपुट भी उतनी आएगी ना। लिहाजा किसान को चाहिए कि अपनी फसल पे भरपूर तरीके से जो है ना फोकस करे, देखे। अगर कोई चीज़ उसको समझ नहीं आती, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो उसको समझ नहीं आती, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी ले सकता है। और हमारी कंपनियों के नुमाइंदे भी जो है सैकड़ों की तादाद में एग्रेरियन अवेलेबल हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त कंपनियों में बेतहाशा
कह सकते हैं कि एक्सपर्ट मौजूद हैं जो फार्मर को हर वक्त गाइड करने के लिए तैयार हैं, और उस गाइडेंस ले लेने में उसका फ़ायदा है और लेनी भी चाहिए, जिससे पैदावार बेहतर होगी। अच्छा सईद साहब, कुछ भूल तो नहीं रहे अपने तालीम के हवाले से? क्योंकि मैंने सुना है आपने एमफिल भी किया था, उसके बारे में आपने बताया नहीं, या एमफिल की कोई अहमियत नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल अहमियत होती है जी। मैंने जॉब करने के 8 साल बाद, लोग कहते हैं कि 8 साल बाद बंदा जॉब कर ले तो बंदा पढ़ नहीं सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब के 8 साल जॉब करने के बाद मैंने एमफिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से किया, और आज मैं अपने आप को सेटिस्फाई समझता हूँ कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्रीकल्चर में बेहतर ग्रोथ। जिस टाइम एमफिल किया कितने बच्चे थे? उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे जिस वक्त मैंने एमफिल किया। और रात को रोते वोते नहीं थे? देखें, वो भी एक कंपलसरी आइटम है। देखें, वो रोते तो हैं, बच्चे हैं, रोना है उन्होंने। अच्छा सबसे बताएं, जब बच्चे रोते थे तो वाइफ का क्या रिएक्शन होता था कि मैं तो जाग रही हूँ, तुसी भी जागो? हाँ, होता तो वही है, लेकिन बहरहाल उसको फिर भी उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। उन्हें पता था कि इनके पेपर हो रहे हैं। पेपरों के दौरान किया है, आगे पीछे नहीं किया? आगे पीछे तो फिर कंबाइन करना पड़ता है ना, फैमिली के दोनों हिस्सों का जो है ना जी, बच्चों पे हक होता है ना जी। वालिदैन, वालिद का भी होता है, वालदा का भी होता है जी। जनाब, आपने इतना टाइम दिया, इतनी हमें मालूमात दी किसान के लिए और हमारे लिए, जो बहुत सूदमंद साबित हो सकती हैं। जी, सईद कुलाची साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनके बारे में बात की, हमने इनके कैरियर तालीम के बारे में बात की, इसके अलावा हमने इनसे ज़राअत के बारे में बात की कि ज़राअत आज तनज़्ज़ुली और पस्ती का शिकार क्यों होती जा रही है, हमारे किसान को किस किस्म के मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने ये भी बताया कि फार्मर को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है ताकि वो अपनी पैदावार और काश्त को बेहतर कर सके। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। देखिए, कोई चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, कमी बेशी होती है। बिल्कुल होती है जी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आपको 90% यानी कि आउटकम देती हैं ये चीज़ें ना। सही, ठीक है। फिर हर टीचर की अपनी एक पिक करने की भी होती है, एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है। बिल्कुल जी। और बाकी हमारे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती रहती है वक्तन फवक्तन। अब भी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, लेकिन माजरत के साथ बाज़ औक़ात जैसे आपने देही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सरकारी स्कूल वहाँ पे हैं जहाँ पे देही इलाकों से बच्चे आते तो उस्ताद भी वहीं से होते हैं। मोस्टली उस्तादों के पास आज तक ये जो मोबाइल फ़ोन आए हैं स्मार्ट, वो ही नहीं है, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग को कैसे ले सकते हैं? नहीं, उसको कवर कैसे कर सकते हैं? उसमें ऐसे है कि अब जो हमारा जितना भी सिस्टम है ना वो ऑनलाइन हो चुका है। यानी मैं आपको सिंपल बताऊं, हमारी जो इवन छुट्टी होती है ना कैजुअल लीव, वो भी हम ऑनलाइन लेते हैं। हमारा जो सिस्टम आ गया है HRMIS, जिसपे हमारा टोटली जो हमारे 4-4.5 लाख मुलाजमीन है उनका सारा डाटा ऑनलाइन हो चुका है। सही। यानी वो उन्होंने अगर कल की सी लीव लेनी है तो वो ऑनलाइन अपने प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ जाके छुट्टी अप्लाई करते हैं और रीज़न बताते हैं कि मुझे क्यों छुट्टी चाहिए। वो छुट्टी आती है उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर की तरफ। जैसे मैं हेड हूँ, मेरे पास तमाम टीचर्स की छुट्टी आएगी, मैं देखूंगा कि क्या मैं सैंक्शन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं कि अगर मैं 4-5 साल इकट्ठी छुट्टी दे दूँ तो मेरे स्कूल का निज़ाम नहीं चल सकता। तो उसमें फिर मैं जिसको देना चाहूँ, जो बहुत ज़्यादा मजबूर हो, उसको देता हूँ छुट्टी। इसी तरीके से बाकी जो उनकी पर्स हैं, जो साल की उनकी रिपोर्ट्स लिखी जाती थी, पहले मैनुअल होती थी, बिल्कुल, अब वो भी ऑनलाइन है। यानी वो अपनी अप्लाई करते हैं कि मैंने ये मैंने अचीवमेंट किया, वो फिर मेरे पास आएगी, मैं देखूंगा कि इसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं, फिर मैं उसकी पार्ट लिखूंगा, मेरी आगे मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर लिखेगा। तो ये सारा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन हो चुका है। सो इसके लिए मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोबाइल नहीं होगा तो कह रहे थे कि मोस्टली उस्तादों के पास मोबाइल ही देखें, उनको अगर मोबाइल ना हो तो उनको छुट्टी भी नहीं मिलती। छुट्टी भी नहीं मिलती। मोबाइल बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, नेट का आप जो प्रॉब्लम कह रही हैं, अब उसमें ऐसे दही इलाकों में ना, मतलब लेट्स सपोज हम सबको पता होता है कि अगर यहाँ जायज़ के सिग्नल नहीं है तो यहाँ यूके या टेलीनॉर के मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अब आपको पता है हर एंड्रॉइड में 2 सिम तो अलाउ हैं। तो जो वहाँ पे सिग्नल मिलते हैं हम उसके मुताबिक। ज़रूरत इजाद की माँ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके कुछ और चीज़ें हैं तालीम को लेके वो डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं फरहाना खान। हम गुफ्तगू कर रहे थे उमैर साहब से और अब्दुल समी साहब से कि एहतजाज शुरू हुआ, वो मामला हो गया
जो मुतालबात हैं तस्लीम कर लिए गए। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के दरमियान ये जो कंपैरिजन होता है ना, या ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिफरेंस होता है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी तालीम होती है बनिस्बत सरकारी स्कूलों के। लेकिन अगर हम सरकारी स्कूलों की फैसिलिटीज़ की बात करें, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं वो सरकारी स्कूलों की निस्बत कहीं बेहतर दर्जे में होती हैं, बेहतर हालत में होती हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अगर एक गली के नुक्कड़ पे जाते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, आजकल तो प्राइवेट स्कूल ऐसे बने हुए हैं कि एक घर ले लिया जिसका 2-3 कमरे होंगे, एक सहन होगा, वहाँ पे आपने बच्चों की तादाद कर ली 500, 600, 400, तो वो ऐसा सफिकेटेड हो जाता है कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह हिल छुल नहीं सकते, तो उनको जो एक्टिविटीज़ है वो करने का तो मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर कंपेयर करें हम सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये चीज़ देखती है कि उसकी बिल्डिंग अच्छी हो, उसका एरिया काफ़ी हो। लेकिन फिर उसके बनिस्बत जब हम रिजल्ट देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं बाजी ले जाते हैं सरकारी स्कूलों से। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको सरकारी असातिज़ा तस्लीम नहीं करते, गवर्नमेंट इस चीज़ पे आ जाती है। प्राइवेट स्कूल है वो उन्होंने अपना कारोबार वैसे चमकाया हुआ है। निसार साहब, आप मेरी इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट होता है बनिस्बत सरकारी स्कूलों के, वो कहीं ना कहीं दर्जे बेहतर होता है? अगर आप कंपेयर करें किसी नॉर्मल प्राइवेट स्कूल को, तो कंपेयर करें किसी सरकारी स्कूल के साथ जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वो रिजल्ट उस तरह से नहीं हो सकते जिस तरह से उम्मीद लगाई गई होती है। जी बिल्कुल।